हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? सब बढ़िया ना? आज मैं आपके लिए पृथ्वीराज की एक्टिंग वाली मूवी खलीफा द रूलर की पूरी कहानी लेकर आया हूँ, जिसे हम इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। इस मूवी की कहानी की बात करें तो इसमें जो हमारा हीरो है वो एक बहुत बड़ा स्मगलर है। वो हर दिन 30 किलो सोना बड़े आराम से इंडिया के अंदर स्मगल करके लेकर आता रहता है। लेकिन ऐसे हीरो के लिए एक वक्त के बाद इंडिया आना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं कि उसे अपनी फैमिली से दूर होना पड़ता है। भले ही उसकी पूरी फैमिली केरला में ही क्यों न रह रही हो, वो पिछले कई सालों से लंदन में ही सेटल हो चुका है। अब हीरो को किसी भी तरह वापस केरला बुलाकर उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा पॉलिटिशियन और एक बिजनेसमैन उसका इंतजार कर रहे हैं। आखिर हीरो और इन दोनों के बीच क्या लफड़ा है? उसे पकड़ने के लिए ये लोग किस हद तक गिर जाएंगे? गोल्ड स्मगलिंग में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने वाला हीरो अब सब कुछ छोड़कर विदेश में क्यों फंसा है कि वो इंडिया तक वापस नहीं आ सकता? ऐसे कई सवालों के जवाब उम्मीद से बढ़कर ट्विस्ट और टर्न्स के साथ बड़े मास अंदाज में देने वाली मूवी है। मूवी के ओपनिंग सीन में ही गल्फ से एक आदमी केरला में अपने होम टाउन वापस आया है। वो यहाँ मेनली अपनी बहन की शादी के लिए ही वापस आया है। उस आदमी का नाम जीतू है। ये हमारे हीरो पृथ्वीराज का क्लोज फ्रेंड है। इनफैक्ट हीरो ने जो गोल्ड स्मगलिंग की थी उसमें जीतू ने साथ रहकर स्मगलिंग में उसकी पूरी हेल्प की थी। जैसे ही पुलिस को पता चला कि जीतू इस तरह फॉरेन से अपनी बहन की शादी के लिए घर आया है, तो शादी खत्म होने वाली उसी रात को ही उन्होंने जीतू को अरेस्ट कर लिया। उसे अरेस्ट करके स्टेशन ले गए और एक सीक्रेट कमरे के अंदर लॉक कर दिया। वहां राघवन नाम का एक पॉलिटिशियन आता है। इस मूवी में राघवन जो है इस मेन विलेंस में से एक है। वो सीधे हीरो के दोस्त जीतू के पास आता है और कहता है, तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि हमने तुम्हें अरेस्ट क्यों किया है। यस, ये सब तुम्हारे उस दोस्त के लिए है जो लंदन में छुपा बैठा है। हम उसे वापस बुलाना चाहते हैं। हम चाहते तो उसे लंदन में ही खत्म कर देते, क्योंकि उसे वहां से उठाने के लिए हमने बड़े बड़े किलर्स को सुपारी दे रखी है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम उसे इसी शहर में लाकर खत्म करेंगे। पॉलिटिशियन राघवन हीरो के दोस्त से बड़े गुस्से में ये सब कह रहा है। वहीं हीरो का दोस्त जीतू उसकी बात सुनकर एक तरह से नखरे से हंसने लगता है। ये सुपारी देकर उठवाने वाली बात है ना, ये आपका बेटा पहले ही ट्राई कर चुका है। एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है। उस फ्लैशबैक में हीरो को लंदन में ही खत्म करने के लिए एक खतरनाक ग्रुप को पैसे देकर उसे मारने के लिए भेजा गया था। वो गैंग अब एक महंगी कार का पीछा कर रही है। वो कार को रोककर उसके अंदर बैठे आदमी को मारने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब उस कार के अंदर से जो बाहर निकल रहा है वो कोई और नहीं है, फिल्म का हीरो आमिर अली है। जैसे ही वो बाहर आता है, वो उस गैंग को जो उसे मारने के लिए आई थी बिना किसी को छोड़े पूरी तरह से खत्म कर देता है। लंदन में हीरो को मारने गई उस गैंग को खत्म करने के बाद ये पूरी कहानी यहाँ पुलिस की गिरफ्त में फंसा हीरो का दोस्त जीतू ये बात राघवन को बताता है। राघवन ये सुनकर हैरान रह जाता है। वो तुरंत पास खड़े अपने बेटे को थप्पड़ मारता है और कहता है, मैंने कहा था ना कि उसे इस देश में बुलाकर ही खत्म करूंगा। मुझसे पूछे बिना अपनी मर्जी से ज्यादा होशियारी मत दिखाना। वो पॉलिटिशियन अपने बेटे को धमकाता है और फिर हीरो के दोस्त की तरफ देखकर कहता है, अब तू जो फंसा है ना, पता है किसकी वजह से? तेरा वो दोस्त जिसके लिए तू इतना लॉयल है, उसी की वजह से। ये सुनकर जीतू कहता है, ऐसा होने का तो कोई चांस ही नहीं है। वो मेरा पक्का दोस्त है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। तब विलेन कहता है, अगर यकीन नहीं आता तो खुद आमिर अली को कॉल करके पूछ ले। तो हीरो के दोस्त की तरफ देखकर हंसते हुए हीरो का नंबर मिलाकर उसे बात करने के लिए देता है। जब लंदन में हीरो कॉल उठाता है तो जीतू कहता है, दोस्त, पुलिस और राघवन कह रहे हैं कि तूने मुझे धोखा देकर फंसाया है। कह दे ये सच नहीं है भाई। जीतू गिड़गिड़ाते हुए पूछता है। तो दूसरी तरफ से हीरो कहता है, नहीं भाई, वो जो कह रहे हैं वो सच है, मैंने तुझे फंसाया है। क्या हीरो ऐसा कोई ट्विस्ट देगा? बस इतना सुनते ही जीतू की आंखें एक तरह से भर आती हैं और वो भावुक हो जाता है। कस्टडी में बंद हमारे जीतू से पुलिस पूछताछ करने लगती है और कहती है, देख, तेरे दोस्त ने ही तुझे फंसा दिया है। अब उसने जो भी किया है हमें सब कुछ एक एक करके सच सच बता दे। जब कस्टडी में उसे ये सब पूछा गया, कोई और रास्ता न देख हीरो का दोस्त उसके बारे में सब कुछ बताने लगता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। कुछ साल पहले हमारा हीरो अपनी धुन में रहने वाला एक बहुत ही खुश मिजाज इंसान था। एक साधारण सी कपड़े की दुकान चलाकर वो अपनी बहुत ही नॉर्मल और पीसफुल लाइफ जी रहा था। उसके परिवार की बात करें तो उसके पिता एक ज्वेलरी शॉप के ओनर थे, जिनका नाम यूसुफ अली था। यूसुफ अली की उस ज्वेलरी शॉप में काम करने वाले सभी लोग काफी बुजुर्ग थे और वो हीरो को देखकर अक्सर उससे कहते, बेटा तुम अपने पापा का बिजनेस कब टेक ओवर करोगे? तो हीरो कहता, नहीं नहीं, ये मेरा रास्ता बिल्कुल नहीं है। मेरी अपनी एक दुकान है और मैं अपना बिजनेस ही देखूंगा। इस तरह वो अपने पापा के बिजनेस में बिना दखल दिए अपनी जिंदगी जी रहा था। इसी बीच हीरो की माँ कहती है कि तुम्हारे पापा तुम्हारा निकाह देखना चाहते हैं, इसलिए जल्दी कोई अच्छी लड़की ढूंढकर शादी कर लो। हीरो भी उसी इलाके की एक खूबसूरत लड़की को पसंद कर उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद वो एक परफेक्ट फैमिली मैन बन जाता है और अपने दोस्त के साथ अपने बिजनेस में बिजी रहता है। जब सब कुछ बहुत खुशी खुशी चल रहा था, तभी एक दिन इनके पापा एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। बात यह है कि इनके पापा सिर्फ ज्वेलरी शॉप ही नहीं चलाते, बल्कि कई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेते हैं और उन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम पर उन्होंने काफी सारा कर्ज ले रखा है। उस कर्ज को चुकाने के लिए विदेशों से आने वाले शिपमेंट को क्लियर करवाना जरूरी है, तभी वो इस मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे। तो ऐसी हालत में एक दिन हमारे हीरो के पापा अपने बेटे को साथ लेकर पॉलिटिशियन राघवन से मिलने जाते हैं। राघवन से मिलकर वो कहते हैं,
देखो राघवन, अगर ये आने वाला शिपमेंट क्लियर हो जाए तभी मैं अपना कर्ज उतार पाऊंगा। सच तो ये है कि मैंने अपना घर तक गिरवी रख दिया है, तो अब तुम्हें ही मेरी हेल्प करनी होगी। कुछ इस तरह हीरो के पापा पॉलिटिशियन राघवन के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। ये सब हमारा हीरो पहली बार देख रहा है। ओह पापा इतने बड़े कर्ज में डूबे हैं और मैं इन सब से बेखबर स्वार्थी बनकर सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में ही सोचता रहा। पापा किस हालत में हैं मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये सोचकर हीरो काफी गिल्टी फील करता है। उसके बाद से हीरो अपने पापा के साथ एक सपोर्ट बनकर खड़ा रहता है। फिर पॉलिटिशियन राघवन हीरो के पापा को बुलाकर कहता है, देखिए मेरी पहचान के एक ऑफिसर हैं, उनसे मैंने आपका शिपमेंट क्लियर करने को कह दिया है। आप अभी तुरंत हार्बर जाइए और अपना माल ले आइए। पॉलिटिशियन की ये बात सुनकर हीरो के पापा को थोड़ी राहत मिली। हीरो के पापा उसकी बात पर भरोसा करके हीरो को साथ लेकर सीधे हार्बर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर ऑफिसर कहता है कि वो इन कंटेनर्स को खोलकर सारा सामान चेक करने के बाद ही उन्हें जाने देगा। वहां के कस्टम्स ऑफिसर ने जब ये कहा तो हीरो के पिता ने भी कह दिया कि ठीक है भाई, जो चाहे चेक कर लो, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि वो इस कंटेनर में कोई भी गलत या इलीगल चीज बिल्कुल नहीं ला रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि वो कंटेनर के जरिए सिर्फ अपने बिजनेस के लिए जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सामान ही ला रहे हैं। लेकिन उस कंटेनर में सिर्फ एक बॉक्स ऐसा था जो लिस्ट में नहीं था। कस्टम्स ऑफिसर ने कहा कि वो उस लिस्ट से बाहर वाले बॉक्स को ओपन करके चेक करने के बाद ही जाने देंगे। जब उन्होंने वो बॉक्स खोला तो अंदर एक पुरानी घड़ी थी। हीरो के पिता हैरान रह गए और कहने लगे कि मैंने तो ये ऑर्डर ही नहीं किया था। वो बहुत घबरा गए। ऑन द स्पॉट जब उस पुरानी घड़ी को खोलकर देखा गया तो उसके अंदर गोल्ड बिस्किट्स थे। ये देखकर सब शॉक हो गए और हीरो के पिता रंगे हाथों वहां पकड़े गए। वो बार बार कहते रहे कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी ने जानबूझकर इसे मेरे कंटेनर में रख दिया है। वो बहुत गिड़गिड़ा है, लेकिन कस्टम्स ऑफिसर्स उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि जो भी कहना है ऑफिस आकर कहिए, और उन्हें अरेस्ट करके ले गए। हीरो अपने पिता को छुड़ाने के लिए उनके पीछे पीछे गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक बहुत बड़ा शॉक लगा। वो ये कि उस कस्टम्स ऑफिसर ने हीरो के पिता को पकड़ने के बाद प्रेस वालों को भी बुला लिया था। उन्होंने हीरो के पिता को सबके सामने खड़ा कर दिया और कहा कि हमने एक बहुत बड़े स्मगलर को पकड़ा है जो सालों से केरला में गोल्ड स्मगलिंग कर रहा था। बात यही खत्म नहीं हुई, बहुत पहले भी ये एक बार पकड़ा गया था। इनके पिता अहमद अली, उस आदमी ने तो पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया था। वो एक बहुत बड़े स्मगलर थे। वो आदमी एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है जो अभी नेपाल की जेल में अपनी सजा काट रहा है। अब उनका बेटा आकर उनकी जगह ले चुका है और वो भी अब एक बहुत बड़े स्मगलर के रूप में बदल गया है। अब वो सबूतों के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। ऐसा कहकर प्रेस के सामने हमारे हीरो के पिता को जलील किया जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। हीरो को समझ नहीं आता कि वो क्या। अगले ही सीन में वो जेल में बंद अपने पिता से मिलने के लिए जाता है। पापा, आप जो बिजनेस कर रहे थे, क्या उसमें आपका कोई दुश्मन है? आपके खिलाफ ये साजिश किसने रची होगी? जब वो ये सवाल पूछता है तब जेल के अंदर हीरो के पिता एक फ्लैशबैक की कहानी शुरू करते हैं जो कुछ महीनों पहले की बात है। ये पॉलिटिशियन राघवन है ना, उसके साथ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हरीश बशीर जो 30 पदम का विलेन है, ये दोनों मिलकर हीरो के पिता से मिलने के लिए उन्हें अपने घर पर बुलाते हैं। उन्हें घर बुलाने का असली मकसद ये था कि तुम बहुत सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का काम करते हो और विदेशों से कई तरह की चीजें इंपोर्ट भी करते हो ना, उन इंपोर्ट होने वाले कंटेनर्स के जरिए हम गोल्ड स्मगलिंग करने का प्लान बना रहे हैं। अगर तुम इस काम में हमारी हेल्प करोगे तो हम तुम्हें उसका अच्छा शेयर देंगे। इस पर हीरो के पिता ने जो जवाब दिया वो ये था कि मेरे पिता भी एक जमाने में एक बहुत बड़े स्मगलर ही थे। उन्हें देख कर ही मैं बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैंने पहले ही फैसला कर लिया था कि मैं कभी इस धंधे में नहीं उतरूंगा। इसीलिए मैं आज तक पूरी ईमानदारी के साथ अपना बिजनेस चला रहा हूँ। प्लीज मुझे इस्तेमाल करके स्मगलिंग करने के बारे में मत सोचिए, मैं ये काम किसी भी हाल में नहीं कर सकता। उन्होंने साफ मना कर दिया। इसी गुस्से और चिढ़ में आकर हरीश बशीर और पॉलिटिशियन राघवन ने मिलकर ये स्केच बनाया और उन्हें इस मामले में फंसा दिया। ये सारी सच्चाई जानने के बाद हमारा हीरो फैसला करता है कि वो किसी भी तरह अपने पिता को जेल से बाहर निकाल कर लाएगा, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे। उनका घर पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है और उनके पिता ने बहुत सारा उधार भी ले रखा है। अब हीरो के सामने एक ही बड़ा टास्क है, अपने पिता की बेल करवाना। जब वो अपना सर पकड़कर बैठा था और सोच रहा था कि इन सब मुश्किलों को कैसे सुलझाए, तभी उनके पिता की ज्वेलरी शॉप में काम करने वाले एक बुजुर्ग आदमी जो काफी पुराने थे, इंद्रजीत, आकर कहता है, तुम्हें पता है तुम किसके पोते हो? अहमद अली के नाम से पूरा शहर कांपता था। तुम उस आदमी के पोते हो। मैं जिसे कह रहा हूँ उससे जाकर मिलो। उनका नाम सेठ जी है, वो तुम्हारे दादाजी के बहुत बड़े कर्जदार हैं, उससे जाकर मदद मांगो। ऐसा कहकर उसे भेजा जाता है और हमारा हीरो उस सेठ जी नाम के आदमी से मिलने जाता है। वो सेठ जी इस गोल्ड स्मगलिंग का लगभग किंगपिन जैसा है। वही पूरे स्टेट की रिटेल शॉप्स को गोल्ड सप्लाई करने वाला आदमी है। लेकिन अब ये राघवन और ब्रीज बशीर जैसे लोग, इन दोनों के आने के बाद से वो देश के बाहर से गोल्ड स्मगल करके अंदर नहीं ला पा रहा है और बहुत परेशान है। इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए हमारा हीरो कहता है कि मैं आपका माल बिना किसी गड़बड़ के ले आऊंगा, मुझे बस एक ही चीज चाहिए, मेरे पापा को इस केस से बाहर निकालना होगा। जब वो सेठ जी से ये कहता है तो वो मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन गल्फ से आने वाला माल तुम मुझे पहुंचा देना। ऐसा कहकर हमारे हीरो को पहली बार गोल्ड मार्केट में काम करने के लिए भेजा जाता है। हीरो का दोस्त आकर पूछता है, भाई मच्चा, क्या तुझे सच में इस सब की जरूरत है? हीरो कहता है, नहीं यार, अब मुझे ये करना ही होगा। और वो अपने दोस्त को साथ लेकर सेठ जी का माल लाने के लिए गल्फ निकल जाता है। वहां पहुंचते ही वो सारे गोल्ड बिस्किट्स को एक साधारण कीपैड फोन की बैटरी जैसा बना देता है ताकि सेल फोन्स के जरिए उन्हें वहां से यहाँ आसानी से लाया जा सके। ये सारे इंतजाम करके हमारा हीरो कोयम्बटूर एयरपोर्ट के रास्ते अंदर आने के प्लान से एयरपोर्ट पर आकर उतरता है,
लेकिन कोयम्बटूर एयरपोर्ट पर हीरो के पापा को फंसाने वाले बशीर और पॉलिटिशियन राघवन, इन दोनों को भनक लग जाती है और वो कहते हैं कि उसे वहीं रोक कर लॉक कर दो और वहां के कस्टम्स वालों से उसे सख्ती से पकड़वा देते हैं। एयरपोर्ट पर कस्टम्स की चेकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उस एयरपोर्ट का कस्टम्स ऑफिसर पूरी तरह से विलेंस के लिए काम करने वाला आदमी है। वो हीरो को रंगे हाथों पकड़ना चाहता है क्योंकि उसे यकीन है कि वो गोल्ड लेकर आ रहा है। वो उसे पकड़ लेते हैं और हीरो के लाए हुए सारे बैग्स को चेक करते हैं, लेकिन कहीं भी गोल्ड नहीं मिलता। उनके पास बस वो कीपैड फोन्स थे। जब उस कीपैड फोन को ओपन किया तो अंदर बैटरी की जगह गोल्ड था। आहा, अब फंसे ना तुम लोग सोचते हुए। जब वो उस गोल्ड को चेक करने ले गया तो यही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक्चुअली वो सब रियल बैटरीज ही थी, वहां कोई गोल्ड नहीं था। कैसे? गोल्ड तो इसी रास्ते से आना चाहिए था ना, पर इसके पास तो गोल्ड है ही नहीं। उस ऑफिसर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके बाद हमारे हीरो और उसके दोस्त को वहां से जाने दिया जाता है। अब हीरो जो गोल्ड लाया था वो आखिर गया कहाँ? यहाँ हमारे हीरो ने बड़ी चालाकी से प्लान किया था। उसे पहले से ही पता था कि यहाँ ऐसी चेकिंग जरूर होगी। उसके साथ फ्लाइट में बहुत सारे पैसेंजर्स आए थे और वो सब हमारे हीरो के ही आदमी थे, तो उसने उन सबको वो फोन्स पकड़ा दिए थे। उसे पता था कि विलेन के आदमी और ऑफिसर्स सबका फोकस सिर्फ उसी पर होगा और इसी बीच आम पैसेंजर्स बनकर आए हीरो के वो आदमी बड़ी आसानी से उस गोल्ड के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह हीरो सेठ जी का सारा गोल्ड लाकर उन्हें दे देता है। बस फिर क्या था, सेठ जी ने जब हीरो का ये शातिर स्मगलिंग प्लान देखा तो दादाजी, तुम्हारे अंदर भी अहमद अली का ही खून दौड़ रहा है, वही खून तो ऐसा ही होगा। तुम्हारे पिता सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चले पर बेचारों को आखिर में जेल में डाल दिया गया। तुम्हारे दादा वाली बुद्धि तुम्हारे अंदर भी है। तुम बस मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। सेतु विची उसे कुछ इस तरह समझाता है। अगले ही दिन से हमारे हीरो ने स्मगलिंग के काम को अपना फुल टाइम प्रोफेशन बना लिया। उसने अपने सारे पुराने कर्ज चुकाने शुरू कर दिए और जेल से अपने पिता को भी बेल पर बाहर निकाल लाया। अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद भी हमारा हीरो रोजाना गल्फ से 10 से लेकर 30 किलो तक का सोना एयरपोर्ट के रास्ते बड़ी ही आसानी से स्मगल करने लगा था। फ्लाइट में काम करने वाली एयर होस्टेसेस और एयरपोर्ट पर तैनात कुछ और कस्टम्स ऑफिसर्स, जिन सबको उसने अपनी मुट्ठी में कर लिया था और अपना काम निकालने लगा है। हमारा हीरो अब बड़े आराम से 30 किलो सोना स्मगल करने लगा था। पर बेटा इतना बड़ा स्मगलर बन गया है, ये गिल्ट उसके पिता को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। उसके पिता ने हीरो को बुलाकर कहा कि मैंने सोचा था कि मैं अपने पिता के रास्ते पर नहीं चलूंगा, लेकिन मेरा कर्ज चुकाने के लिए तुमने आखिर उनका ही गलत रास्ता चुन लिया ना। मेरी मौत तक ये पछतावा मुझे अंदर ही अंदर मारता रहेगा बेटा। वो बहुत ज्यादा अपसेट होकर चुपचाप घर पर ही बैठ गए। असल में हीरो ने स्मगलिंग के दौरान कुछ बहुत बड़ा कांड कर दिया था, जिसकी खबर सुनकर उसके पिता को गहरा सदमा लगा और वो लकवाग्रस्त होकर घर पर ही बैठ गए। दूसरी तरफ हमारा हीरो विलेंस के साम्राज्य को पूरी तरह खत्म करके खुद बहुत बड़ा और ताकतवर स्मगलर बनकर उभर रहा था। लेकिन एक मोड़ पर विलेंस ने हीरो के साथ कुछ ऐसा किया कि वो लंदन से वापस अपने वतन इंडिया तक लौट कर नहीं आ पा रहा था। वो लंदन में ही पूरी तरह से लाचार होकर फंस कर रह गया। आखिर विलेंस ने हीरो को कैसे फंसाया कि वो इंडिया वापस ना आ सके। स्मगलिंग के धंधे की वजह से हीरो को और क्या क्या झेलना पड़ा और इसके नतीजे में इंडिया में उसकी फैमिली को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्या आखिर में हमारा हीरो इंडिया वापस लौट पाया? उसके वापस आने के बाद विलेंस का क्या हाल हुआ? ये सब कुछ सेकंड हाफ में बहुत सारे ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है, जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। सेकंड हाफ के एंड में कुछ जबरदस्त कैमियोज भी देखने को मिलते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। अब इंटरवल के बाद क्या होता है कि हमारा हीरो गोल्ड स्मगलिंग के बिजनेस में बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रहा है। एयरपोर्ट के सारे कस्टम्स ऑफिसर्स को उसने अपनी जेब में कर लिया है। वो बड़े आराम से एक दिन में 30 से 50 किलो तक सोना स्मगल कर रहा है। इसी वजह से मार्केट के सारे रिटेलर सेठ जी से ही सोना खरीद रहे हैं। उनके ओपोनेंट्स राघवन और वो हरीश बशीर, उनका बिजनेस बुरी तरह से ड्रॉप आउट हो रहा है। इस प्रॉब्लम को जैसे तैसे सॉल्व करने के लिए ये दोनों मिलकर सेठ जी के साथ एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में वो सेठ जी से कहते हैं कि अगर आप मार्केट में गोल्ड का रेट लगभग 10% कम कर देंगे तो सब आपसे ही खरीदेंगे। हम अपना बिजनेस कैसे करेंगे? क्यों ना हम सब एक बराबर रेट फिक्स करके बेचें। वो ऐसी डील करने आए थे, लेकिन सेठ जी कहते हैं कि तुम दोनों कौन हो और कैसे हो, मुझे सब पता है। तुम जो भी रेट बोलोगे मैं उससे भी कम में दे सकता हूँ, तो मेरे पास ऐसी डील लेकर मत आना, और उन्हें डांट कर भगा देते हैं। बस इससे चिढ़कर बशीर कहता है कि ये सेठ जी मोनोपोली कर रहे हैं, इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के जरिए सुबह उन पर गोली चलवाते हैं, लेकिन इस शूट आउट में सेठ जी जैसे तैसे बच जाते हैं, पर बेचारे हॉस्पिटल में ही पड़े हुए हैं। हमारा हीरो उनसे मिलने के लिए यहाँ आया है। उनकी इस हालत के जिम्मेदार वही दो लोग हैं। उनसे बदला लेने की ठान कर हमारा हीरो अब एक बड़ा फैसला करता है। इसके लिए वो एक स्केच बनाता है कि कैसे उन दोनों विलेंस ने मिलकर हीरो के पिता को कस्टम्स में फंसा कर जेल भिजवाया था। ठीक वही काम अब हमारा हीरो करता है। इसमें पॉलिटिशियन राघवन का नाम बुरी तरह डैमेज हो जाता है और उसे पार्टी से ही निकाल दिया जाता है। बस पार्टी से बाहर आते ही वो सोचने लगे कि जब तक ये अमीर अली है हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, उसे कुछ तो करना ही होगा। ये सोचकर वो दोनों प्लान बनाते हैं। हमारे हीरो ने इस गोल्ड बिजनेस में एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना रखा है। खासकर एयर होस्टेस के जरिए वो काफी गोल्ड स्मगल करवा रहा है।
ये बात जानकर वो दोनों दो विलेंस मिलकर उसी रात पॉलिटिशियन राघवन के बेटे को भेजते हैं कि एयरपोर्ट से जो गोल्ड आ रहा है उसे तुम लूट कर ले आओ। राघवन का बेटा बहुत ही गुस्से वाला है। वो क्या करता है कि हीरो के आदमी और एयर होस्टेस जो गोल्ड ला रहे थे उन्हें रास्ते में ही लूटने के लिए उनकी कार का एक्सीडेंट करवा देता है। उस एक्सीडेंट में बेचारी वो एयर होस्टेस तड़प तड़प कर मर जाती है और वो हीरो का गोल्ड भी लूट कर ले जाती है और वो हीरो का गोल्ड भी लूट कर ले जाते हैं। जब हीरो को उस लड़की की मौत का पता चलता है तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उस लड़की ने हीरो से बात करते हुए कहा था कि ये उसका आखिरी असाइनमेंट है और इसके बाद वो ये गोल्ड का काम नहीं करेगी। तो उसने कहा था कि अपनी मुश्किलें हल करने के लिए उसने काफी कमा लिया है और अब वो शादी करके खुशी से रहेगी। लेकिन उसी रात विलेंस की साजिश ने उसकी जान ले ली। इस वजह से पहले से ही गुस्से में भरे हमारे हीरो को ये विलेंस फोन करते हैं और कहते हैं अब से तू एयरपोर्ट के रास्ते जो भी गोल्ड आएगा उसे हम रास्ते में ऐसे ही लूट लेंगे, जो कर सकता है कर ले। अगले ही दिन हमारा हीरो खुद गोल्ड लेकर एयरपोर्ट के रास्ते आता है। वैसे तो हीरो हमेशा अपने आदमियों के जरिए गोल्ड भेजता है, पर इस बार हीरो को खुद आते देख विलेंस को पता चल गया। उन्होंने सोचा कि ठीक है, अगर वो खुद आ रहा है तो उससे छीन लो। ये कहकर उन्होंने अपने आदमी पीछे लगा दिए। उनमें पॉलिटिशियन राघवन का बेटा भी था जो हीरो को चेस करा था। हीरो भी अपनी कार तेजी से भगाते हुए एक ऐसी जगह ले गया जहां एक पुरानी फैक्ट्री थी और वहां उन्हें एक परफेक्ट स्केच बनाकर फंसा लिया। उन्हें लॉक करने के बाद इलेक्ट्रिक फेंस चालू की और विलेन को कॉल करके बोला, तेरा बेटा मेरे चंगुल में बुरी तरह फंस चुका है। कल जो गोल्ड तूने मुझसे लूटा था वो चुपचाप मेरे आदमियों को लौटा दे, वरना तेरे बेटे को यहीं राख कर दूंगा। हीरो ने उसे ऐसे धमकाया। कोई और रास्ता न होने की वजह से विलेंस ने कल हीरो के आदमियों से लूटा हुआ वो गोल्ड वापस कर दिया। गोल्ड हाथ में आने के बाद भी पॉलिटिशियन राघवन के बेटे पर हीरो का गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्योंकि कल इसी की वजह से एक लड़की की जान गई थी। फिर भी हीरो ने सोचा कि चलो गोल्ड तो वापस मिल गया है, मेरे सामने से दफा हो जा, अगर फिर कभी दिखा तो उसी दिन तेरी मौत पक्की है। ये कहकर उसे डरा कर भेज दिया। और ये राघवन का बेटा क्या करता है, अगर शांति से चला जाता तो कोई बात नहीं थी, पर जाते जाते उसने हीरो के आदमियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बस फिर क्या था, हीरो का पारा चढ़ गया और उसने उसकी कार में करंट छोड़ दिया और मौके पर ही उस पॉलिटिशियन के बेटे का काम तमाम कर दिया। बस इतना ही। इसी हादसे की वजह से हमारा हीरो अब इस देश में नहीं रह सकता। उसके लोगों ने मिलकर उसे चुपके से लंदन भेज दिया है। लंदन पहुंचने के बाद हमारे हीरो ने तय किया कि वो अब ये गोल्ड स्मगलिंग का बिजनेस बिल्कुल नहीं करेगा। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर रहा है, लेकिन अपने बेटे के कातिल को जिंदा न छोड़ने की कसम खाकर विलेन राघवन और हरीश बशीर हमारे हीरो का इंतजार कर रहे हैं। वो कुछ भी कर लें, हमारा हीरो लंदन छोड़कर इंडिया आने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि इंडिया आते ही उसे उस मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया जाएगा और अरेस्ट होने के बाद वो विलेंस उसे पक्का मिलकर खत्म कर देंगे। इसी डर की वजह से हमारा हीरो वापस अपने देश नहीं जा रहा है। ऊपर से ये सब सुनकर हीरो के पिता को पैरालिसिस हो गया है और वो घर पर बिस्तर पर पड़े हुए हैं। हमारा हीरो अपनी पत्नी और बच्चों किसी से भी नहीं मिल पा रहा है। पैसों और सोने के पीछे भागकर अब अपनी शांति खो चुका हीरो लंदन में ही भटक रहा है। उसे वापस बुलाने के लिए उन्होंने हीरो के दोस्त को अरेस्ट कर लिया है और उसका दोस्त अप्रूवर बनकर हीरो के खिलाफ गवाही पर साइन करके दे देता है। अब विलेंस चाहते हैं कि हीरो इंडिया वापस आए, इसलिए वो उसके घर पर अटैक कर देते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है ये सोचकर हमारे हीरो ने पहले ही अपने पूरे घर में चारों तरफ कड़ी सिक्योरिटी टाइट कर रखी थी, लेकिन उन सिक्योरिटी वालों को विलेंस के आदमी बुरी तरह पीटकर हीरो की फैमिली को जान से मारने के लिए पहुंच जाते हैं। इस लड़ाई के बीच में बेचारे हीरो के पिता की मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वो हीरो की पत्नी, माँ और बच्चों को वहां से सही सलामत भगा देते हैं। पर आखिर में उसके पिता हमेशा के लिए दम तोड़ देते हैं। बस फिर क्या था, पिता की मौत की खबर सुनने के बाद भला हमारा हीरो लंदन में कैसे रुक सकता था। इसलिए वो तुरंत लंदन से निकलकर अपने होम टाउन की तरफ केरला में कई सालों के बाद वापस कदम रखता है और वहां पहुंचते ही उसे एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया जाता है। हथकड़ी लगाकर उसे सीधा उसके पिता के पुराने दोस्तों के पास ले जाया जाता है। ऐसी बुरी नौबत उसकी फैमिली पर कभी ना आए, इसीलिए उसके बेचारे पिता ने कभी स्मगलिंग के धंधे में हाथ नहीं डाला था। लेकिन हीरो अपने पिता की प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में इसमें खुद कूद पड़ा और आज उसने अपने पिता को ही खो दिया है। अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद जगह पर हमारे हीरो को भगाने के लिए सेठ जी ने बहुत सारे इंतजाम किए होते हैं, लेकिन हमारा हीरो सोचता है कि अब और भागने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं भाग भी गया तो वो लोग मेरे परिवार को बिल्कुल भी सकुशल नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मेरे लिए परिवार की सेफ्टी ही सबसे जरूरी है। मैं इस सबको यही मुकम्मल तौर पर खत्म करता हूँ। ऐसा कहकर हीरो अपने पिता का आखिरी संस्कार पूरा करता है और फिर पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। अब हीरो को जेल ले जाया जा रहा है और उसी जेल में हीरो का वो दोस्त भी है जो उसके खिलाफ अप्रूवर बन गया था। शुरू में हीरो का दोस्त पुलिस के हत्थे चढ़ा था और उसका एक बड़ा कारण हीरो ही था। तो ऐसा क्यों हुआ ये बताने के लिए एक फ्लैशबैक शुरू होता है। फ्लैशबैक में हीरो स्मगलिंग का सारा काम छोड़कर लंदन से वापस आ जाता है और कुछ नहीं कर रहा होता। इस बीच हीरो का जो दोस्त है वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्मगलिंग करना शुरू कर देता है। इस बार हीरो के मना करने पर भी वो नहीं मानता। आखिर में हीरो ही उसकी सेफ्टी के लिए उसे पकड़वा देता है। इसी बात का फायदा उठाकर विलेंस ने उसे हीरो के खिलाफ अप्रूवर बना दिया। अब हीरो और उसका क्लोज फ्रेंड एक ही जेल और एक ही सेल में है। उन दोनों के बीच जो भी साजिश उनके पीछे रची गई थी वो उसे अच्छी तरह समझ जाते हैं और फिर से पहले की तरह पक्के दोस्त बन जाते हैं। उसी रात पुलिस वाले हमारे हीरो को सेल से अकेले बाहर ले जाते हैं ताकि उसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर सकें। वो उसे जेल के पीछे एक सुनसान जगह पर ले जाकर अकेला छोड़ देते हैं। वहां विलेन बशीर और डिटेक्टिव राघवन अपने आदमियों के साथ हीरो को मारने के लिए इंतजार कर रहे हैं।
वो दोनों हीरो को देखकर कहते हैं, हमें लगा था हम तुम्हें लंदन में ही उठा लेंगे, पर जानते हो हमने ऐसा क्यों नहीं किया। तुमने मेरे बेटे को मारकर लंदन में छिपने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा बेटा मरा नहीं, वो उस आग में जिंदा बच गया। ये कहकर वो उसे सामने लाते हैं, पर उसका पूरा शरीर बुरी तरह जल चुका है। वो मौत के करीब है और दर्द से तड़पते हुए कह रहा है कि मुझे ऐसे ही छोड़ दो, मैं मरना चाहता हूँ। लेकिन बशीर कहता है कि नहीं, तुम अभी नहीं मर सकते, तुम्हें उसकी मौत देखकर ही मरना होगा। हीरो की वजह से लगी उस आग में जलकर सिर्फ जान बची उस पॉलिटिशियन राघवन के बेटे की, जिसे वो वहां लाए हैं। वो चाहते हैं कि हीरो को उसके सामने ही खत्म किया जाए। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। तभी हीरो उन्हें और भड़काने के लिए कहता है कि मेरे पिता को मारने वाले सब यही मौजूद हैं। बस फिर क्या था, हमारा हीरो एकदम गुस्से में आ जाता है, उसके अंदर का बीस्ट बाहर आ जाता है और वो वहां मौजूद सबको बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। इस सब के पीछे हरीश बशीर का हाथ था, वही हीरो के पिता के कत्ल का असली गुनहगार है। हीरो उसका गला घोंटकर उसे मार डालता है। फिर वो उस पॉलिटिशियन राघवन को भी खत्म करने ही वाला होता है। तभी वो बुरी तरह जला हुआ राघवन का बेटा वहां बैठा हुआ अजीब तरह से चिल्लाने लगता है। हीरो कहता है, बाप बेटे दोनों जिंदा रहो, और उन्हें छोड़ देता है। पुलिस वाले ये सोच कर आते हैं कि हीरो मर चुका होगा, पर वहाँ हीरो एकदम टशन में बाहर आ रहा होता है। पुलिस वालों को उसकी असली पावर समझ आ जाती है। अगले दिन हमारा हीरो बेल पर बाहर आ जाता है। बस इतना ही। इसके बाद हमारा हीरो अपने पापा की इच्छा के मुताबिक एक साधारण सी लाइफ एक फैमिली मैन की तरह खुशी खुशी जीने लगता है। तभी हीरो को एक न्यूज मिलती है कि नेपाल की एक बहुत ही खतरनाक प्रिजन में बंद एक इंटरनेशनल लेवल के खतरनाक अपराधी अहमद अली को अब हम उन्हें रिलीज करने वाले हैं। ऐसी एक अनाउंसमेंट हीरो के कानों तक पहुंचती है। जी हाँ, नेपाल की जेल में इतने सालों से बंद वो शेर कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो के दादाजी हैं, और उन्हें वापस लाने के लिए हीरो नेपाल के लिए निकल पड़ता है। हीरो के पहुंचने से पहले ही जेल से रिलीज होकर आ रहे अहमद अली को रिसीव करने के लिए उनकी गैंग वहां खड़ी होती है। उस गैंग में सोबिन साहिर जैसे बड़े बड़े लोग भी मौजूद हैं, जो हीरो के दादाजी की रिलीज को अपनी आंखों से देखने के लिए वहां आए हैं। और जब अहमद अली की एंट्री होती है तो यहाँ एक जबरदस्त कैमियो देखने को मिलता है। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे मोहनलाल सर हैं, वही हीरो के दादाजी हैं। 70s के दौर में एक बहुत बड़े स्मगलर के रूप में मशहूर रहे अहमद अली को ही पकड़कर इतने सालों से इसी जेल में बंद रखा गया था। अब वो रिलीज होकर बाहर आ रहे हैं। बाहर आते ही वो अपने पोते को देखते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उसने भी उनकी तरह कई कांड किए हैं तो वो हीरो को गले लगा लेते हैं, और गले लगते वक्त वो कहते हैं कि तुमने कुछ कसर छोड़ दी थी जो यकीनन एक न एक दिन हमारी गर्दन काटने के लिए जरूर आती, इसलिए मैंने उन कमियों को पहले ही खत्म करने का ऑर्डर दे दिया है। क्या यहाँ मोहनलाल हीरो को कोई ट्विस्ट देंगे? वो कसर कौन थी? वो वही पॉलिटिशियन राघवन और उसका बेटा थे, जिन्हें हीरो ने जाओ जी लो अपनी जिंदगी कहकर जिंदा छोड़ दिया था। उन दोनों को जान से मारने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया गया है, और वो कॉन्ट्रैक्ट किलर कोई और नहीं बल्कि हमारे टोविनो थॉमस हैं। एक बैरम किलर के तौर पर टोविनो थॉमस की धमाकेदार एंट्री होती है। उनके वहां आते ही इतने दिनों से मैं हीरो की फैमिली को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। उस पॉलिटिशियन राघवन और उसके बेटे, उन दोनों को ही तड़पा तड़पा कर मारने के बाद जब मैंने कॉल करके कहा कि मिशन कंप्लीट हो गया है, तब हमें कुछ और लगा था। लेकिन हमारे दादा अहमद अली, वो तो हमसे भी कहीं ज्यादा डेडली इंसान निकले। जब हमारा हीरो शॉक होकर अपने दादा को देखता है तो मोहनलाल अपने पोते से कहते हैं कि इतने में ही शॉक हो गए, अभी तो बस बाहर आए हैं, अभी तो बहुत सारे कारनामे होने बाकी हैं। और ऐसा कहकर वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। इस तरह पार्ट 2 के लिए एकदम सॉलिड लीड देकर मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि फिल्म खलीफा द रूलर के लिए मेरा ये वॉइस ओवर आपको जरूर पसंद आया होगा।